अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। साबिक DGISI जनरल फैज हमीद फौज की तहवील में है, फौज की हिरासत में है, लेकिन अब खतरनाक, भयानक, दहला देने वाली तबाकुन जो एक ऑडियो है जनरल फैज हमीद की, वो सामने आ गई है। ये ऑडियो कैसे लीक हुई? ये ऑडियो उस वक्त की है जब जनरल फैज हमीद DGISI नहीं हुआ करते थे, वो DGC हुआ करते थे। तब जो वो कारनामे कर रहे थे बतौर DGC, ये ऑडियो सुन के अंदाजा होता है कि जनरल फैज हमीद कितना ताकतवर था। अंदाजा कीजिए, वो डीजीसी होके ये सब कुछ कर रहा था, तो DGISI जब वो बन गया था उसने क्या कुछ किया होगा, जो कि कहानियां आने वाले दिनों में आने वाली हैं। ये जो ऑडियो है इसकी तफसील तो आगे मैं आप दोस्तों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो फौज है उसने जर्नैलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बाकायदा फौज के अंदर जो इमरान नियाजी की सहूलतकारी थी उसका बाकायदा जो है वो किला कमा किया जा रहा है। तमाम ब्रिगेडियर्स, कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल जो जो इमरान नियाजी की सहूलतकारी करते रहे, पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का निशाना बनाने के लिए, उनके खिलाफ शवाहिद के साथ, ठोस शवाहिद के साथ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो अगला मरहला है वो इससे भयानक होने वाला है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो इमरान खान की सहूलतकारी थी वो सिर्फ जर्नैल नहीं कर रहे थे बल्कि जजेस भी कर रहे थे। यानी हाई कोर्ट्स हो गई, निचली अदालतें हो गई या फिर सुप्रीम कोर्ट तक हो गई, वो इमरान खान को सहूलतकारी फराम कर रहे थे। अब जो बड़ी धमाकाखेज खबर है वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से दावा सामने आ रहा है। जो जनरल फैज हमीद है उनकी गिरफ्तारी के पीछे जो एक केस बना था वो बना था टॉप सिटी का केस, जो कि एक हाउसिंग सोसाइटी है। उसके मालिक ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दी थी। ये बात है नवंबर 2023 की, जब जो है वो चीफ जस्टिस बन गए थे काजी फायजी साहब। उसके बाद ये दरख्वास्त आई। उसके बाद इस दरख्वास्त को टेकअप करते हुए 3 रुकनी जो बेंच था उसने हुक्म दिया वजारत दिफा को और फौज को कि इस पर कार्रवाई की जाए। अब जो जनरल फैज हमीद था उसको तो लेकर डूबा टॉप सिटी, माने कि सरफेस पे टॉप सिटी है, पीछे कई और केसेस हैं, 9 में हो गया और दीगर सारे मामलात हो गए। लेकिन जो साकिब निसार है उसको जो फंदा डाला जाएगा वो भी उसकी इब्तिदा टॉप सिटी से होगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब ये टॉप सिटी का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था तो जो साकिब निसार था उसने मुबैना तौर पे इस केस में माल बनाया था। इस बात का एतराफ जायदा बीबी कर चुकी हैं, जिनका केस इसी टॉप सिटी के केस से ताल्लुक था। मोइज अहमद खान जो कि इसका मालिक है, उससे बाकायदा उसकी एक रंजिश थी या उसका एक क्लैश था। फिर ये मामला साकिब निसार की अदालत में गया तो साकिब निसार ने अपने चैम्बर में वो जो मोइज खान है जो कि इसका मालिक है टॉप सिटी का, उससे बाकायदा माल पकड़ा था। ये जायदा बीबी इंकशाफ कर चुकी है जो इस केस में बराह रास्त जो है वो उसका ताल्लुक रहा है। तो अब जो साकिब निसार है उसके बारे में कहा जाता है कि जब ये चीफ जस्टिस इसकी मुद्दत खत्म हो रही थी तो उसने ये टॉप सिटी का जितना भी मवाद था, दस्तावेजी मवाद था, इसको जाया कर दिया था, इसको जला दिया था। क्योंकि साकिब निसार को पता था आइंदा जो है वो ये कट्टा खुल सकता है, ये फाइलें खुल सकती हैं और मेरी गिरफ्त हो सकती है। लेकिन अब वो गिरफ्त होने वाली है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है साकिब निसार इमरान खान को बतौर चीफ जस्टिस भी वो उसकी सहूलतकारी करता रहा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी जो भी इमरान खान की सहूलतकारी होती थी वो साकिब निसार किया करता था। यानी फौज के अंदर जो जनरल फैज हमीद था वो इमरान खान को मशवरे दिया करता था। वो कहता था कि फौज के अंदर बस आप ही के लिए जो है वो सारे जर्नैल जो है वो कह रहे हैं कि तब्दीली आए और खान आ जाए। और जो साकिब निसार था वो अदालत के हवाले से इमरान खान को कहता था कि अदालत के अंदर भी आपके लिए एक खास सेंटिमेंट पाया जाता है, लिहाजा जर्नैल और जजेस ये तमाम इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे थे और एक अलग ही जो पाकिस्तान में हिजान बरपा था या एक नया पाकिस्तान बनाने का जो पूरा मंसूबा था उसको आगे बढ़ाया जा रहा था। आपको याद होगा इमरान खान 26 नवंबर 2022 को पिंडी आया था और उसने जो परवेज इलाही थे और महमूद खान थे उनको अपने दाएं बाएं बिठाकर यह ऐलान किया था कि हम सूबाई असम्बलियां तोड़ रहे हैं। अब ये जो सूबाई असम्बलियां तोड़ने के पीछे बड़ी जो हिकमत अमली थी, यानी पूरी कैलकुलेशन की हुई थी, यानी आइन को निकाल के, कानून को निकाल के पूरी हिकमत अमली बनाई गई थी। और इस हिकमत अमली बनाने में जो साकिब निसार था उसका कलीदी किरदार था। साकिब निसार ने इमरान खान को बताया था कि कानूनी तौर पे जो अगर आप असेंबलियां तोड़ देते हैं तो यहां पर जो 90 दिन में इलेक्शन करवाना लाजमी हो जाएगा, यानी आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होना लाजमी है। साकिब निसार ने जब ये मशवरा दिया तो उमर ता बंदयाल जो था साबिक चीफ जस्टिस, वो भी एतमाद में था, वो भी कॉन्फिडेंस में था।
اسی لیے آپ کو یاد ہوگا عمر عطا بندیال نے باقاعدہ 14 مئی کی تاریخ دے دی تھی الیکشن کی اور کہا تھا کہ 90 دن میں انتخابات لازمی کروانے چاہیے. نہ صرف عمر عطا بندیال نے یہ کیا بلکہ پورا الیکشن کا جو شیڈول تھا وہ اپنے اس فیصلے میں جاری کر دیا تھا کہ کب نامینیشن پیپر جاری ہوں گے, کب کاغذات جو ہے وہ اس کی اسکروٹنی ہوگی, کب آر او کیا کرے گا, کب امیدوار کیا کرے گا. یہ تمام جو چیزیں تھیں اس فیصلے میں شامل کر دی گئی تھی. یہ پورا منصوبے کا حصہ تھا. پیچھے عمران نیازی, ثاقب نثار, یہاں پہ عمر عطا بندیال عدالت میں بیٹھ کے یہ پوری گیم پلان کر رہے تھے. اور عمر عطا بندیال کے ساتھ جو اعجاز الاحسن اور مظاہر نقوی تھے وہ آن بورڈ تھے, جسٹس جو منیب اختر ہیں وہ آن بورڈ تھے. انہوں نے یہ سارے فیصلے کرنے تھے. یہ پورا جو گیم پلان تھا اس کا کہہ لیجیے برین چائلڈ جو تھا وہ جنرل فیض حمید تھا. اور جو جنرل فیض حمید ہے اب جس تحویل میں ہے اس کو کہا جاتا ہے SIB, اسپیشل انویسٹیگیشن بٹالین. ان کی تحویل میں جنرل فیض حمید ہیں. اور دعویٰ تو یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہاں سے جو چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں جنرل فیض حمید نے شاید, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے SIB کی تحویل میں جو شخص چلا جائے نا وہ جاتے ہی 80% لوگ تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں اور جو بھی حقائق ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں. لہٰذا جنرل فیض حمید جو حقائق بتائے گا, کیوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 1.5 سال تک مواد اکٹھا کیا گیا, شواہد اکٹھے کیے گئے اور پھر جنرل فیض کے آگے رکھے گئے کہ یہ ہے, آپ بتائیے اس کی تردید کرتے ہیں یا پھر تصدیق کرتے ہیں, اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو جو جنرل فیض حمید تھا وہ یہ جو منصوبہ تھا پوری افراتفری کا, اور جو 9 مئی کا منصوبہ ہے, یہ جو 9 مئی کا منصوبہ ہے یہ 7 مئی کو زمان پارک میں صرف نہیں بنا تھا. زمان پارک میں تو صرف انسٹرکشن دی گئی تھی کہ کب کس نے کیا کچھ کرنا ہے. یہ جو منصوبہ بنا تھا یہ 2022 میں بن چکا تھا. عمران خان پہ حملہ ہوا تھا 3 نومبر 2022 کو. اس کی تحقیقات لازمی ہونی چاہیے, لازمی ہونی چاہیے, اور جو اس کے محرکات تھے پیچھے جو بھی تھے ان کو سامنے لانا چاہیے. اور کہیں نہ کہیں جنرل فیض حمید کا ہاتھ وہاں پہ جا کے جڑے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 نومبر 2022 کو عمران خان پہ وزیر آباد پہ حملہ ہوتا ہے. 9 نومبر 2022 کو پشاور کور کمانڈر کے گھر کے باہر احتجاج کرتی ہے تحریک انصاف. اب پشاور کا جو کور کمانڈر ہے وہاں سے کون گیا تھا؟ وہاں سے جو ہٹایا تھا وہ جنرل فیض حمید کو ہٹایا تھا بطور DGI اس کو پشاور بھیجا. پشاور میں اس نے مستی کرنا شروع کی, وہاں پہ جو تحریک انصاف کی حکومت تھی اس کے ساتھ معاملات کرنا شروع کیے. پھر اس کو گجرانوالہ بھیج دیا تھا. تو پشاور کے جو کور کمانڈر تھے اس کے گھر احتجاج ہوا تھا گھر کے باہر 9 نومبر 2022 کو, 3 نومبر کے حملے کے بعد. تو یہ جو پورا منصوبہ تھا کہ فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنا ہے, GHQ پہ حملہ کرنا ہے, تو یہ منصوبہ پہلے سے بنا ہوا تھا. اس کی ریہرسل کی جا چکی تھی, یعنی پوری جو تیاری تھی وہ کی جا چکی تھی, اور اس کو جو عملی جامہ پہنایا گیا وہ 9 نومبر 2023 کو پہنایا گیا تھا جب یہ فوجی تنصیبات پہ حملے کیے گئے تھے اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی. ایک اور حملہ ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو 21 دسمبر 2022 کو, 21 دسمبر 2022 کو 2023 کو ثاقب نثار کے گھر کے باہر ایک حملہ ہوا تھا, کریکر حملہ ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو. وہ کریکر حملہ جو ہوا اس کی تحقیقات کہاں تک پہنچی, وہ حملہ کروانے والا کون تھا, اس کے پیچھے کیا منصوبہ بندی تھی, کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے, وہ جو حقائق ہیں وہ بھی اب سامنے آنے چاہیے. ثاقب نثار نے کیا خود حملہ کروایا تھا, کیا وہ جنرل فیض حمید نے حملہ کروایا تھا کہ تاثر دیا جائے کہ جی ثاقب نثار جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ نشانے پر ہے, یا پھر ثاقب نثار تو مظلوم ہے حالانکہ اس پلان کا وہ حصہ تھا. تو اس کے اگر تانے بانے جوڑے جائیں تو پھر یہ تمام جتنے بھی ججز ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ ہو جائے گا. اور خبر یہ ہے ایک جانب جہاں فوج جرنیلوں کے خلاف کاروائی کر رہی ہے, بریگیڈیئر کی سطح پہ, کرنل کی سطح پہ, لیفٹیننٹ جنرل کی سطح پہ, سابق DGI کی سطح پہ, وہاں پہ آنے والے دنوں میں جو حکومت ہے سابق ججز کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے. یعنی ابھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور مختلف ہائی کورٹس میں اور نچلی عدالتوں میں بہت سارے ایماندار ججز بیٹھے ہوئے ہیں جو عمران خان کی سہولت کاری کرتے ہیں, جس کے ہمیں نظر آیا گزشتہ 1.5 سال میں جس طرح کے فیصلے آئے, جس طرح کا ریلیف دیا گیا ہے. تو اب ان ججز کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے. یعنی ایک سابق DGI اگر پکڑا جا سکتا ہے تو پھر سرونگ جج بھی جو ہے وہ ریڈار پہ آ سکتا ہے یا اس کا کچا چٹھا سامنے آ سکتا ہے, اور ایک سابق جو فوجی ہے اس کا کچا چٹھا بھی سامنے آ سکتا ہے. تو پھر جو عمر عطا بندیال ہے, ثاقب نثار ہے, اعجاز الاحسن ہے, یا پھر مظاہر نقوی ہے, یا ان کے علاوہ جو بھی ججز ہیں اس عمر عطا بندیال کے ٹولے کے جو حصہ تھے ان کے خلاف
घेरा तंग हो सकता है आने वाले दिनों में, यानी जजेस के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब आ जाइए, जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात की है, अब गैर मामूली मुलाकात की, आजादी के हवाले से तकरीब थी GHQ में, उसमें वेटरन्स जो कि साबिक फौजी रहे हैं वो वहां पर मौजूद थे, और दो साबिक जो आर्मी चीफ रहे हैं, जनरल राहील शरीफ और जनरल अशफाक परवेज कियानी, वो इस तकरीब में मौजूद थे। बाकायदा वीडियोस जारी की गई, तस्वीर जारी की गई। जनरल कमर जावेद बाजवा नहीं थे। अब जनरल कमर जावेद बाजवा हो सकता है कि उनको पहले से बता दिया गया हो कि आप बैरून मुल्क चले जाएं, जो कि कहा जा रहा है 19 अगस्त तक वो बैरून मुल्क में है, लिहाजा ये जो तकरीब की जा रही है उसमें उनकी शक्ल ना आए, उनकी फोटो ना आए, उनकी तस्वीर ना आए। इससे पहले मुझे याद है जब जनरल आसिम मुनीर ने अपना ओहदा संभाला था तो जनरल कमर जावेद बाजवा की तस्वीर आई थी काले चश्मे पहन के जनरल आसिम मुनीर के साथ, उस पर बड़ी तनकीद हुई थी, उस पर कई सवालात उठाए गए थे। तो अब शायद मोहतात तरीके से ये वीडियोस और तस्वीर जारी की हो। अब जो आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर जो एक्शन ले रहे हैं उसमें एक तो साबिक जो वेटरन्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे जो रिटायर्ड फौजी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि वो इस सारे मंसूबे में जनरल फैज हमीद के आलाकार थे, वो इस्तेमाल हो रहे थे, उनको इस्तेमाल किया जा रहा था, वो जानते बुझते हुए इस्तेमाल हो रहे थे। ये जो अमजद शुएब जैसे ना, इनके भी कॉल रिकॉर्ड निकाले जाएं और पता किया जाए कहां से इसको खबरें मिला करती थी। जैसे आदिल राजा जो दावे करता था, आदिल राजा का जो खामोश मुजाहिद है जनरल फैज हमीद, वो तो गिरफ्तार हो गया है, अब पता नहीं उसको खबरें कहां से मिल रही होंगी, या वो ट्रेन हो गया होगा खबरें मनगढ़ंत बनाने के हवाले से। तो जनरल आसिम मुनीर ने इन जनरल अशफाक परवेज कियानी और जनरल राहील शरीफ के साथ ये जो वीडियोस और तस्वीर जारी की हैं, पैगाम दिया है कि जो साबका आर्मी चीफ है वो ऑन बोर्ड है, जो मौजूदा कोर कमांडर्स हैं वो ऑन बोर्ड हैं, और एक बड़ा एक्शन, मैसिव एक्शन होने वाला है। और ये एक्शन जब होगा तो चीखें आसमानों तक जाएंगी, यानी अर्श की जो फर्श की जो आवाज है वो अर्श तक जाएगी और आपको सुनाई देगा कि तब्दीली आ नहीं रही है, तब्दीली आ गई है। अब शुरू में मैंने जिक्र किया कि जनरल फैज हमीद कितने पावरफुल थे। एक ऑडियो लीक हुई है अफसार आलम साहब के साथ, जिसमें जनरल फैज हमीद साहब जो हैं, अफसार आलम साहब उस वक्त पैमरा के चेयरमैन थे, उनको अहकामात दे रहे हैं। और अहकामात क्या दे रहे हैं, क्योंकि अफसार आलम साहब 2017 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, बतौर वो चेयरमैन पैमरा जो है वो स्टेप डाउन कर दिया था, और जो जनरल फैज हमीद है वो 2019 जून में DGISI बना था। तो अफसार आलम साहब को ये फैज हमीद कॉल करके कह रहा है कि आप हमें लिफ्ट नहीं करवाते। अफसार आलम साहब कह रहे हैं पूरी लिफ्ट ही आपकी है। फिर वो कहते हैं कि जो एक चैनल है उसके लाइसेंस का मसला है तो उसको आप देख लीजिए, मैं ब्रिगेडियर गफ्फार को भेज दूंगा। अभी जो ब्रिगेडियर गफ्फार हैं ये फौज की हिरासत में है, तहवील में है, और अब ये तोते की तरह जो बातें बताएंगे, चाहे वो ब्रिगेडियर नईम हो, ब्रिगेडियर गफ्फार हो, या फिर कर्नल आसिम हो, ये तमाम अब तोते की तरह बातें बताएंगे कि किस तरह फैज का नेटवर्क चल रहा था। उस ऑडियो में क्या कहा गया है वो ऑडियो सुनिए। मुझे इजाजत दीजिए, पेज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फेसबुक को देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम जनाब अली, कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं। आप हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। कमाल, हम तो कोशिश कर चुके हैं। कमाल करते हैं, सारी लिफ्ट आपके लिए। नहीं सही बता रहा हूं, मैं तो गिला कर रहा हूँ। अच्छा, गिला कर रहे हैं? नहीं, कि क्या हुआ ऐसा? चलो, मैं वो ब्रिगेडियर साहब है हमारा, मैं उसको भेजूंगा, एक काम है। वो 2 पुराने चैनल का लाइसेंस हमने उसको किया था, बेचे थे, तो उनको लाइसेंस फंसे हुए हैं, वो तो जरा आप एक स्पेशल मेहरबानी करवा दें। कौन से वाले? वो आएगा, आपको डिटेल मुझे भी नहीं पता, वो बताएगा आपको। अच्छा, मुझे तो आपने पहले कभी नहीं इसका कुछ कहा। नहीं, हम और बहुत सारे कहते हैं ना, जब भी जाते हैं वो कहते हैं ये वो नहीं हमारी बात सुनते। मैंने कहा चलो मैं खुद दरख्वास्त कर लूँ, वो आएंगे, ब्रिगेडियर गफ्फार नाम है उनका। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके। हम जनाब अली, कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं।